फ्रेंड्स, मैं शरद एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इन वन बाय शरद बाबू पर। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए साइंस के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आपके आने वाले एग्ज़ाम, जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आ रहा है जिसमें 25 नंबर की साइंस पूछी जा रही है। तो ये सारे के सारे प्रश्न जो है ग्रुप डी की और एनटीपीसी की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इनको अपनी कॉपी पे सही से नोट करिएगा, और मैं इनको आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। जिस फैक्ट में ज़्यादा ज़रूरत होगी एक्स्ट्रा फैक्ट की, मैं उनको यहाँ पर आपको समझाऊंगा। तो बिना देरी के चालू करते हैं। और हाँ, जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको वहाँ पर जो है चैनल में आपको प्लेलिस्ट में जो है स्टैटिक के वीडियो मिल जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसमें लगभग मान के चलिए 20 से 22 नंबर की स्टैटिक जीके ही पूछी जा रही है। तो मेरे चैनल पर स्टैटिक जीके के वीडियो अपलोडेड हैं और मैं वहाँ पर डेली 1-2 वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आप लोग उनको ज़रूर देखिएगा, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। बाकी साइंस के लिए मैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूँ। डेली आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे विद डिस्क्रिप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विद्युत रूप से परमाणु क्या है। तो याद रखिएगा, जो परमाणु है ये विद्युत रूप से उदासीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो परमाणु होता है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए जो परमाणु होता है वो विद्युत रूप से उदासीन होता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ खास ऐसा नहीं है समझाने वाला, जब होगा तो मैं खुद बताऊंगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा कण क्या है। तो याद रखिएगा, ये पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछा गया, अल्फा कण क्या होता है। तो याद रखिएगा, अल्फा कण जो होता है वो हीलियम का नाभिक होता है। आप सभी लोग जानते होंगे अल्फा कण जो होता है वो 2He4, हीलियम का नाभिक क्या होता है 2He4। इसमें हमारे जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या 2, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और प्रोटॉनों की संख्या भी 2 होती है, ये भी याद रखिएगा। तो जो आपसे पूछा जाए कि रेडियो सक्रिय वस्तु में उत्सर्जित जो अल्फा कण है वो क्या है, तो याद रखिएगा ये हीलियम नाभिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है सोडियम क्लोराइड में क्या होता है। क्या होता है मतलब पूछ रहा है, आंसर से देख के पता चल रहा है कि कौन सा बंध पूछ रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बंध जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा वैद्युत संयोजी बंध, दूसरा होता है हमारा उपसहसंयोजक बंध, और एक होता है सहसंयोजक बंध। तो किसी दिन मैं अपने वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें डिटेल से बंध को समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर हम शॉर्ट में देखते हैं। जो बॉन्ड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। हमसे पूछ रहा है सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध है। सोडियम क्लोराइड का मतलब हमसे पूछ रहा है जो NaCl है, NaCl में कौन सा बॉन्ड है। तो याद रखिएगा NaCl में होता है वैद्युत संयोजी बंध। कैसे होता है तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। वैद्युत संयोजी बंध वो बंध होते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक जो तत्व है वो, जैसे NaCl है यहाँ पर, Na और Cl। तो होता ये है कि Na का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 है, Cl का परमाणु क्रमांक 17 है। अब इस Na का परमाणु क्रमांक चूँकि 11 है, तो इसके जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसकी बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन आता है 1। जब Cl 17 का करते हैं तो इसकी बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन आते हैं 7। अब होता ये है, प्रत्येक जो तत्व है उसको स्थायी रहने के लिए अपनी जो बाह्यतम कक्षा है उसमें या तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या तो 2 होने चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो Na के पास में एक लास्ट कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 7 है, तो ये दोनों अभी अस्थायी। तो होता ये है, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन इस Cl को दे देता है तो इसके पास में 1 मिलकर हो जाता है 8, ठीक, और इसके पास से 1 हट जाता है तो यहाँ पर हो जाता है 8। तो इस तरीके से जो Na और Cl जो है, जो Na और Cl है, Na और Cl ये मिलकर क्या करते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इस पर एक पॉजिटिव आ जाता है, ये 1 ले लेता है तो इस पर माइनस आ जाता है, ठीक। तो इस तरीके से जब कभी भी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो वहाँ पर हमेशा याद रखिएगा वैद्युत संयोजी बंध होता है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा वैद्युत संयोजी बंध क्या होता है। डिटेल में आपको किसी दिन मैं पढ़ा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले वाले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है निम्न में से कौन सा सहसंयोजी बंध का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, जैसे वैद्युत संयोजी बंध मैंने बताया है शॉर्ट में, इसको भी मैं समझा देता हूँ। सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध वो बंध होता है जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। इलेक्ट्रॉन देते आदान प्रदान इलेक्ट्रॉनों का नहीं होता है, इसमें तत्व जो है आपस में इलेक्ट्रॉन साझा कर लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा CH Cl3। अब कैसे आंसर है, चलो उसको हम समझते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पर CH Cl3 लिखा है। CH Cl3 का मतलब एक C है, Cl3 मतलब C जो Cl है वो कितने हैं, 3 है, और एक H है, तो एक H इधर बना लेते हैं। अब देखिएगा, अभी मैंने इसे जस्ट पहले बताया कि Cl के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 4 2 6 और 1 7, 2 2 4 2 6 और 1 7, 2 4 6 और 1 7, और H के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब जब कार्बन का करते हैं तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। जब इसका करेंगे तो इसके बाह्य कोश में आएंगे इलेक्ट्रॉन 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, जो इनके जो ये एक एक हैं, जैसे Cl को 8 बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 2 4 1 6 7 तो ही हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन इससे साझा कर लेगा, एक इससे साझा कर लेगा, एक इससे साझा कर लेगा, एक इससे साझा कर लेगा। तो इस तरीके से देखा जाएगा तो Cl के कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। जितने भी Cl हैं सभी के कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। हाइड्रोजन के 2 बन जाएंगे और Cl के 8 बन जाएंगे। अब चूँकि Cl के 8 बन गए, एक मिनट भाई सॉरी, चूँकि Cl के 8 बन गए और यहाँ पर जो C बीच में बचा था, इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक ये जुड़ा था, एक ये जुड़ा था, एक ये जुड़ा था, एक ये जुड़ा था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो कार्बन है इसके भी 8 हो गए। तो ये तत्व पूरी तरीके से स्थायी हो गया, इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया, CH Cl3। तो याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो सहसंयोजक बंध, और जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो हमारा वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध जिसको हम कहते हैं होता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला। कह रहा है कि फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है Fe2O3। इस फेरिक ऑक्साइड में कह रहा है लोहे की यानी कि Fe की संयोजकता याद करनी। तो हमेशा याद रखना, एक आप कॉलम बना लेना, जैसे एक Fe है और इसमें O है, तो इसमें क्या होता है, जो संयोजकता है, जैसे Fe के आगे कितना लिखा है 2 और O के आगे कितना लिखा है 3, तो जो संयोजकता होती है वो जो Fe के जो साइड वाला दिया गया यानी ये क्रॉस प्रोडक्ट। तो याद रखिएगा, जब यहाँ पर जो है Fe की संयोजकता कितनी हो जाएगी, +3, और अगर O की पूछेगा तो 2। ठीक, तो समझ में आएगा। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है Fe की संयोजकता फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता यानी फेरस की, तो प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 मत लगाना। बाकी इसका भी एक नियम है जो मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन स्थायी अस्थायी कण है। अब देखिए, कण दो तरीके के होते हैं, एक स्थायी, इधर लिख लीजिएगा स्थायी, ये है हमारे अस्थायी। बात करते हैं स्थायी कणों में, तो स्थायी कण कौन होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, स्थायी कण होते हैं। तीनों के तीनों क्या होते हैं, स्थायी कण होते हैं। बाकी अस्थायी में बात करते हैं तो एक तो मेसान और न्यूट्रिनो, एक मिनट, न्यूट्रिनो और हमारा हमने बताया न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो और मेसान, और भी तुम्हारा हो सकता है पॉजिट्रॉन भी होता है। एक का कौन सा होता है, एक पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन। ये सारे के सारे क्या हैं हमारे, एंटी न्यूट्रिनो भी आ जाए अगर, एंटी न्यूट्रिनो, ये भी क्या है हमारा अस्थायी कण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रिनो। बाकी ये सब क्या हैं, ये सब स्थायी हैं। ठीक, समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावी यूनिट क्या है।
इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा। किसी भी रासायनिक यौगिक की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है अणु। बात समझ में आई। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, अणु होगा। समझे। चलिए आगे देखते। इसमें कुछ ऐसा खास समझाने वाला नहीं है। ठीक। अणु जो होता है वो दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। रासायनिक यौगिक जो होता है सॉरी दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक। और ये तत्व जो है रासायनिक रूप से संयोजित होकर एक यौगिक अणु बनाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है। रासायनिक अभिक्रिया निम्न में से किससे प्रभावित। बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बहुत लोग इससे क्वेश्चन को देखकर डर जाते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसा आप सभी को पता है कि ये होता है केंद्रक, नाभिक जिसको बोलते हैं नाभिक। इस नाभिक में होता है N और P, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इस नाभिक के बाहर इस ऐसे कुछ कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो अगर ये मान लिया कोई तत्व है उसका नाभिक ये है, कोई ये नाभिक कोई दूसरा तत्व है जिसका नाभिक ये है, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो जब इनका आपस में संयोग होगा तो ये इलेक्ट्रॉन ही आपस में पार्टिसिपेट करेंगे। इस नाभिक से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जब कभी भी कोई अभिक्रिया होती है, समझ में आई बात, तो उसमें जो प्रभावित होता है वो किससे प्रभावित होती है अभिक्रिया, वो इलेक्ट्रॉन से प्रभावित होती है। उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन का लेना देना नहीं होता है, क्योंकि वो नाभिक के अंदर होते हैं। ठीक, भैया बात याद रखना हमेशा। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पानी आयनिक लवण का सुविलायक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। पानी आयनिक लवण का सुविलायक होता है क्योंकि इसका आंसर आप लोग याद रखिए कि क्योंकि इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो अधिक होता है। और इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो अधिक होने के कारण जो है यह डाइलेक्ट्रिक नियतांक इसका बहुत अधिक हो जाता है, जिससे क्या होता है ये आयनिक लवण में उपस्थित जो आयनिक बंध हैं उनको कमज़ोर कर देता है, और वो आयनिक लवण अपने घटकों में टूटने के कारण जो है वो जल में घुल जाते हैं। इसलिए ये जो है पानी जो है वो आयनिक लवणों का सुविलायक होता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा। ये टिकटॉक मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका याद रखना। इसका जो आंसर होगा वो द्विध्रुव आघूर्ण होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, देख लेते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इसका भी आंसर आप सभी को पता होगा। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हमेशा याद रखना। जो तीन तत्व होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पे हमेशा माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर हमेशा प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये हमारा उदासीन होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वहन करता है पूछ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक यूनिट ऋण आवेश। अगर प्रोटॉन पर पूछता तो एक यूनिट धन आवेश। बात समझ में आई। बाकी अगर न्यूट्रॉन पर पूछता तो वो उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता। तो दोस्तों आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अच्छे लगे होंगी वीडियो। तो अगर आपको इसमें कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारे चैनल पे जाएं और वहाँ से स्टैटिक जीके की वीडियो देखें, और वहाँ पर अब डेली वीडियो अपलोड होगी जो कि पूरी तरीके से एनटीपीसी और ग्रुप डी को या जिस भी एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके आती है, आप यकीन मानिए आपका सारा कुछ तैयार हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।